तक से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है 9 दिसंबर 1946, एडॉप्टेड हुआ है 26/11/1949 और इम्प्लीमेंट हुआ है 2 महीने बाद 26/1/1950। ये तो पता है। स्टार्टिंग में 299 मेंबर्स थे, फिर बाद में एंड में 284 मेंबर्स तक हो गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो आधे मेंबर थोड़े बहुत उधर चले गए थे, ठीक है। तो वो प्रेजेंट था। तो मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन पूरी इनडायरेक्ट हो चुकी थी वहाँ पे, और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ऊपर से वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लगा के अपन ने वहाँ पे मेंबर्स चॉइस किए थे, ठीक है, और कंटिन्यूस असेंबली के लिए। तो सीट्स वेर एलोकेटेड, सीट्स कैसे एलोकेट किए थे, 1 पर्सन एट 10 लाख, 10 लाख प्रोपोर्शनली, समझ रहे हो, एक पर्सन जो 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा फॉर ई स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मुस्लिम में, सिख में, जनरल में, वो हिसाब से एक टाइप सा रिजर्वेशन टाइप सा करके जो एरिया में जो ज़्यादा लोग हैं उसके हिसाब से लिए थे। तो अब्राहम लिंकन का एक फेमस, जब डेमोक्रेसी की बात आए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए, तो अब्राहम लिंकन का फेमस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर करता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में, ये तो पता है। फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन के सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी, छोटी सी छोटी मिनिमल, थोड़ी तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं है और फ्रीडम भी ज़्यादा नहीं है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन होने के लिए रखा गया है, ठीक है। होम टू गिव पावर टू मेक डिसीजंस, किसको पावर देना है, क्या देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगी और प्रोसेस भी खुद ही बताएगी। लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज, सब बॉडीज को जो जो इसको पावर दी है उसको इनडिफिनाइट पावर नहीं दी है, लिमिटेशन दी है, और एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का ये दी है कि ठीक है बाबा, तुम एक दूसरे पे चेक्स रखो। फुलफिल द एस्पिरेशन बाय द गवर्नमेंट नीड्स एंड गिव सोशल जस्टिस, fulfill we have to fulfill the aspirations of the government citizens, by government should do that, it is nothing but DPSP फंडामेंटल, उनकी ड्यूटी है कि अपन को एस्पिरेशंस पूरे करना है, बस ये नहीं है कि हाँ टैक्स लो, जो करना है करो, और अपन फ्रीडम तुमको राइट्स दूंगा, तुम्हारी राइट्स के बारे में सोचूंगा, बस इतना नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अपने लिए भी उनको सोचना पड़ता है, जॉब्स प्रोवाइड करना होता है, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर देनी होती है, एजुकेशन के बारे में सोचना होता है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है। DPA, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अपन ने ली है, ओके, ईरिश गवर्नमेंट से, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्रोविंशंस फ्रॉम द अदर, अभी अभी अपन देखते, एक मिनट रुको। तो तो अपन ने देखा कि ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन और उसका वर्क। तो अपन ने क्या क्या दूसरे दूसरे लोगों से लिया है, मतलब क्या क्या अपन ने एडप्ट किया है दूसरे देशों से सीख के, पूरा डिट्टो कॉपी नहीं किया है पर क्या क्या किया है देखते। तो यूएसए से अपन ने लिया है, समझ लो थोड़े से न्याय व्यवस्था थोड़ी बहुत, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ले ली है, जुडिशियल रिव्यू ले ली है। जुडिशियल रिव्यू मतलब अपन इंडिपेंडेंस देते हैं थोड़ी जुडिशरी को, कि वो देखे, जज करे कौन सा भी लॉ बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को ब्रेक ना करे। केशवानंदी भारती केस वर्सेस इंडियन, ये मतलब उसमें देखे वो कि बेसिक रूल्स वायलेट नहीं होनी चाहिए, अगर वो हो रहे तो अपन वो लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के नल एंड वॉइड कर देंगे, तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बाद में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात हुई, और उनका प्रेसिडेंशियल रूल है। ये बस यूएसए के बारे में बता रहा हूँ। अभी ब्रिटिश से क्या लिए दिखते हैं, ब्रिटिश यूके जो अपने पर राज कर रहा था, तो उससे अपन ने लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये वाला इलेक्शन टाइप, ये अपन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही अपन को एडप्ट कर लिया था अपन ने, कि ये सिंपल है, जिसमें मेजोरिटी है, थोड़ी सी मेजोरिटी लानी है, मतलब लोकसभा में तो मेजोरिटी लेनी है, पर नॉर्मल एमएलए एमपी वोटिंग में तो बस जो सबसे ज़्यादा लाएगा उसको सीट मिल जाएगी। हाँ, तो ये अपन ने लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। दूसरा अपन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री जिसमें पार्लियामेंट होगा, ठीक है, ये अपन ने लिया है ब्रिटिश से। पर उनके यहाँ
सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सुप्रीम कैन मेक द लॉ। जो सुप्रीम है, जो मतलब पार्लियामेंट का जो बनता है गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट बहुत सुप्रीम है, उसको चेक कोई नहीं करता, जो वो लॉ बनाएंगी वो करेगा। यूनिटरी है, इंडिया जैसे फेडरल नहीं है, यूनिटरी है, पूरा सेंट्रल में पूरा पावर है, जो सेंट्रल बोलेगा वो। दूसरा लिया अपन रूल ऑफ लॉ, दूसरा स्पीकर्स लिया, स्पीकर जो होता है ना पार्लियामेंट्री में, उसके रूल्स और उसके पावर के बारे में लिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ कैसे बनाया जाता है वो पूरी प्रोसेस, ठीक है। फ्रेंच से अपन ने लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। उन लोग ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तब उसमें अपने वो सीखा है कि जनता को कैसे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी दी जाती है। फिर बाद में अपन कनाडा से क्या लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म, मतलब सेंट्रल को थोड़ा पावरफुल करना है और फेडरल बनाना है, ठीक है। स्टेट्स को डिवाइड करना है, स्टेट्स की भी गवर्नमेंट होगी, वो भी कुछ उनके भी अधिकार होंगे, पर सेंट्रल थोड़ी मजबूत होगी। यूएसए जैसा पूरा डिवाइड एंड रूल नहीं, यूएसए में स्टेट्स को भी बहुत पावर है, वैसे नहीं है। अपना आर्टिकल नंबर 1 ये साबित करता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज मी, ठीक है। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी प्रोसेस दी गई है, ऐसे नहीं कि पूरा स्टैटिक करके रख दिया है, जैसे जैसे एकदम रिजिड भी नहीं है और एकदम फ्लेक्सिबल भी नहीं है, अमेंड कर सकते हैं, बट बहुत प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर सच्चाई होगी उसमें तो आराम से हो जाएगा। तो अभी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हिस्ट्री, वन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपन ने सबसे पहले राइट्स की मांग तो स्वराज में ही कर दी थी लोकमान्य तिलक ने 1895 में, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने भी बिल ऑफ राइट्स की मांग डाली थी गवर्नमेंट से कि बिल ऑफ राइट्स बनाओ, किसको कितने अधिकार है, 1928 में। तो ये बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया डिफरेंस, तो साउथ अफ्रीका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लिया है कुछ ना कुछ। तो 1993 या 95 के दौरान कुछ उसने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोग ने भी बहुत जंग लड़ी थी। तो वो क्या क्या लिया है और क्या क्या डिफरेंस है, बहुत सा सेम ही है उन लोग ने उनका लिया है, पर उनके इसमें हायर एजुकेशन भी राइट्स में दी गई है, और अपने यहाँ पे फेयर लेबर प्राइजेस के बारे में ज़्यादा बात करी गई है। ये बेसिक्स थोड़ा सा डिफरेंस। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 12 से लेके 35 तक, 12 to 35, और 36 to 51 पार्ट 4 डीपीएसपी, वो तो अलग बात है। तो फंडामेंटल राइट्स मीन्स गिविंग बेसिक राइट्स टू द पीपल टू लिव विथ फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है। इतनी लाइट देनी कि थोड़ी सी फ्रीडम और थोड़ी सी डिग्निटी, मतलब रिस्पेक्ट भी हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी तुम लोग को जीने दे रहे तो रिस्पेक्ट के बिना जी रहे, अनटचेबिलिटी हो रहा है, ऐसे नहीं। तो वो दीज आर इनफोर्सेबल एंड कैन बी जस्टिफाइड इन कोर्ट्स, ये फोर्सेबल होता है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आपको हाई कोर्ट में भी नहीं जाना तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओ। इट इज़ एक्सपेक्टेड वेदर अदर लॉज शुड बी, other cases should be at the sequence, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाना है ऐसे, पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो सुप्रीम। हाँ, तो ये है। और फंडामेंटल राइट्स को अपन ये करने के लिए जो पावर अपन इसको अपन डाल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, आर्टिकल 32। इसको अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। हार्ट एंड सोल, आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट्स का अधिकार ऑफ अधिकार अगर वायलेट हुआ तो सीधे जाने का है सुप्रीम कोर्ट। अभी देखते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब इक्वेलिटी अपने को क्यों दिया गया है, तो इक्वेलिटी अपने को, इक्विटी है अपने यहाँ, इक्वालिटी नहीं है। दोनों को बैलेंस करने के बारे में गवर्नमेंट ज़्यादा सोचेगी डीपीएसपी में, ना कि मतलब इकोनॉमिकली तो बैलेंस करना हार्ड ही है, पर वो भी सोची गरीबों को फ्री हेल्थ केयर देगी, गरीबों को रिजर्वेशंस दे सकती है, इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस को, या फिर फ्री फूड ग्रेन्स दे सकती है, पर मतलब बैलेंस करने के लिए। अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सब लोग एक ही लेवल के रह जाए इकोनॉमिकली, हर कोई मेहनत करके डिफरेंसेस ला सकता है, उतना फ्रीडम है। पर जो नहीं कर पाए उसको बेसिक दिया जाता है ताकि वो लैग आउट ना कर पाए, लैग आउट ना हो सके समाज से। तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का भी एक चीज़ होता है। तो वो होता है कि अगर आपको
मतलब आर्टिकल 22 जो होता है, 21 है लाइफ टू लिबर्टी, और 22 है कि प्रिवेंशन फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट। आपको कोई भी बिना रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकता कि पुलिस है, वर्दी है तो अरेस्ट कर लिया, नहीं। आपको वो आर्टिकल 22 राइट देता है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। कभी कभी आप अगर कोई डाउट है आपके ऊपर, या फिर आपका कोई बैकग्राउंड है जिसमें आप कुछ ना कुछ किए हो, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के द्वारा आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पर वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ताकि आप आगे कुछ ना करो। तो उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको कोई यहाँ पे तो शक के ऊपर से ही ये अरेस्ट कर दिया जाते थे, और ये मतलब डाउट होने पे किया जाता है, और नॉर्मल इंसान को नहीं किया जाता। तो राइट्स ऑफ अक्यूज, जो अभी अक्यूज है, अरेस्ट एंड नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी है आगे, तो उसके क्या है, उसको एक ही चीज़ के 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, एक ही गुनाह के। और दूसरा मतलब कि वो अगर समझो एक चीज़ कर रहा है और वो लॉ में नहीं है, और बाद में वो इलीगल हो गई, अभी मैं 1950 में कुछ कांड करूँ और वो 1955 में इलीगल ऐसे मतलब लॉ में आ जाए, तो फिर मेरे को नहीं होगा, क्योंकि लॉ था ही नहीं। जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद अगर किया तो नो पर्सन कैन आस्क फॉर एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद का ही एविडेंस खुद ही तो ऐसे नहीं मांग सकते। और नॉर्मली अरेस्ट के बाद 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उसको सबूत उसको लेके जाना ही पड़ेगा, जेल में बंद करके नहीं रख सकते पुलिस, ताकि कि बिना कारण वायलेशन ना हो किसका। तो ये है। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC 1993 में बनी। लिंक करने के लिए डाल सकते कि साउथ अफ्रीका का जैसे बनाया उन लोग ने, अपन का कॉपी करके अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स बना दी। तो ये हेडेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और उसके साथ होते हैं हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के थोड़े से जज होते हैं, और एक फॉर्मल जज होता है, और 2 मेंबर्स भी होते हैं अलग से। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सबसे अलग रहते हैं। मतलब ये करते क्या है कि ये जेल्स में जाते हैं, राइट चेक करते हैं कि किसी को जेल में है तो कोई पूछने वाला नहीं है, कि ऐसे नहीं, ये लोग चेक करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं, ये हर तरफ चेक करते हैं कि पुलिस मारा तो नहीं कर रही है, बहुत कस्टडियल डेथ तो नहीं हो रहे, कस्टडियल रेप्स नहीं हो रहे, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, तो ये सब चेक किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 32 फॉर हाई सुप्रीम कोर्ट, 226 फॉर हाई कोर्ट। तो अभी सुनो ये केयरफुली। कोर्ट्स को थोड़ी पावर दी जाती है अलग अलग। तो मेनली ये 4 पावर के बारे में बात करेंगे। एक है हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस जिसमें है ना, प्रेजेंट द अरेस्टेड पर्सन इन द टाइम, लीव द अक्यूज इफ नॉट लॉफुल ऑफेंस, हेल्प टू जस्टिफाई डिटेंशन। तो इसमें है ना, प्रेजेंट करने को अगर कोर्ट कहे कि इसको अभी प्रेजेंट करना है तो करना पड़ेगा। लीव कर दो बोला, लीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया तो ये। दूसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस में अपन को पता है, अगर ऑफिसर कोई उसका काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसको अपन वायलेट कर रहा है किसी इंडिविजुअल का, तो अपन उसके ऊपर मैंडेमस चार्ज कर सकते हैं काम करने के लिए, या फिर उसको सजा भी हो सकती है। तो तीसरा है प्रोहिबिशन। अपन स्टॉप लोअर कोर्ट्स, प्रोहिबिट कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स की कि तुम ये केस अभी मत संभालो, फिर ये केस अभी ट्रांसफर होगी। फोर्थ पावर जो अपनी है सेटियोरारी, सेटियोरारी इसमें होता है क्या है, स्पेलिंग है इसकी CERTIORARI। इसमें होता है क्या, ऑर्डर्स दी जाते हैं लोअर कोर्ट को कि अपने हायर अथॉरिटी को वो ट्रांसफर कर दे केस, अभी उनके हाथ से वो छोड़ दे, वो कंटिन्यू ना करे। तो ये 4 मेन पावर्स होती है हायर कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सब मोर कमीशंस, और कुछ कमीशंस जो राइट्स के बारे में, मतलब ये सब अपन किसके बारे में बात कर रहे कि जनता के राइट्स। तो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ये होती है नेशनल के कमीशंस जो इनके बारे में सोचते हैं। तो DPSP अपन ने ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये पता है। आर द ड्यूटीज विच आर नॉट इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिफिबल, ये बस एक कहते हैं ना, अपन जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट को कि तुम ये करो जनता के लिए, पर ये देखो ये फोर्सेबल नहीं है, नॉट, इसके ऊपर कोई मतलब ज़बरदस्ती अपन नहीं कह सकते कि क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर जस्टिस के लिए कोर्ट में भी नहीं जाते, पर अपन इनडायरेक्टली कर सकते कि नेक्स्ट टाइम अपन वो गवर्नमेंट को वोट आउट कर दे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अपने DPSP को
एटलीस्ट दे एक्ट टू कम्प्लीट इट। ठीक है, तो आर्टिकल 36 टू 51 तक वो डिफाइन करता है। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल ये सब उनको करना ही है। तो 42 अमेंडमेंट जो किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंदिरा गांधी ने लाई थी, और बहुत कुछ लाया था उन्होंने, तो वो तो आगे बात करेंगे। फिर 42 को रिवाइंड करने के लिए 43 और 44 भी लाया गया था नेक्स्ट गवर्नमेंट ने, जैसे इंदिरा गांधी चली गई, पर इमरजेंसी में लाया गया था 42 अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अभी थर्ड लेसन के वहाँ पे चल रहे हैं अपन। थर्ड लेसन मतलब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव क्या है, तो कंपलसरी डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन तो लगेंगे। विदाउट इलेक्शन अपन कैसे वेरीफाई करेंगे किसको पावर देना है किसको नहीं। हर जगह इलेक्शन होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होती, पर हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अमेंडमेंट 61 एक है इलेक्शन के रिलेटेड, जिसने 21 एज टू 18 एज कर दी है। ये आर्टिकल 326 को इसने अमेंड किया था, जिसमें 21 एज थी पर अभी 18 कर दी है। तो और कुछ बात करते हैं मिनिमम एज की। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है किसी किसी इलेक्शंस में, तो म्यूनसिपैलिटी के लिए 21 ईयर्स मिनिमम चाहिए, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और प्रेसिडेंट के लिए 35। ये कुछ रूल्स है जिसमें आपको फिट होना चाहिए, तो अपन कंटेस्ट कैंडिडेट बन सकते हैं। तो अपन दो टाइप्स देखते हैं अभी जिसमें इलेक्शंस होते हैं। तो अभी देखते हो कि इलेक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट, ये तो सबसे इजी है, मेजोरिटी लाओ लोकसभा में, और 543 होते हैं, 272 लाओ और तुम जीत गए। ओनली मैक्सिमम, नॉर्मली तो मैक्सिमम वोट चाहिए, जो एमएलए बनते हैं एमपी बनते हैं उनको मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, पीएम बनने के लिए मेजोरिटी चाहिए, सत्ता निर्माण करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, बट नॉर्मली तो अपन को सिर्फ मैक्सिमम वोट्स लाना है। अगर आपके ओपोनेंट ने 100 आउट ऑफ 20 लाए हैं तो आप 21 लाओ बस। पर लोकसभा में चाहिए मेजोरिटी लानी है, 51% ऑफ द वोट शुड बी in your government. You can also get it by coalition government, but 272 should be there. Divides in many constituencies, अपन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं पूरे एरिया को, और फिर वोटिंग ली जाती है वहाँ पे। तो लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए अलग होता है। तो ये क्या होता है अपन देखते हैं। यहाँ पे इसको कहा जाता है पीआर रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पीआर रिप्रेजेंटेशन ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें होता क्या, प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स मिलती है। अभी फॉर एग्जांपल 100 वोट्स है, अभी फॉर एग्जांपल अच्छे से सुन लो, 100 वोट्स है, और अगर मैं फर्स्ट पोस्ट द पास्ट के बारे में बात करूँ तो उसमें से मेरे को मिले हैं समीर को 21, और समझो 40 मिल गए, सचिन को मिल गए 30, हो गए 70, और बाकी के 15 दो दो जन को मिल गए। तो इसमें होगा क्या, मेरे को 40 मिल गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, या फिर एक यहाँ से, तो मेरे को तो पावर मिल गई, या फिर हाँ, तो मेरे को तो पावर मिल गई कि मैं मैक्सिमम वोट्स लाया, पर बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता जो हार रहे। तो फिर इसमें ऐसा नहीं होता, पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितना जिसको परसेंट मिलेगा उतना उसको पावर भी दिया जाएगा। मतलब एक इजराइल में तो मिनिमम वोट होता है 3.25, पर अगर तो आप 3.25% से ऊपर लेके आते हो तो कुछ तो आपको पावर मिलेगा ही, ऐसे नहीं कि जीते नहीं तो कुछ नहीं। तो मिनिमम दे मेक श्योर दैट एवरी स्मॉल पार्टी ऑल्सो गेट्स द पावर। ठीक है, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। अगर कोई स्मॉल पार्टी है उसको मिनिमल वोट्स मिल रहे हैं और वो मैक्सिमम वोट क्रॉस कर ही नहीं पा रहा, तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा। तो ये भी एक है। अपन ने फर्स्ट पास द पोस्ट ही लिया था क्योंकि इंडियन को तभी इसकी आदत हो चुकी थी थोड़ी सी, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश से लिया अपन ने तो इसलिए। तो इसमें करना क्या, 50% वोट्स अगर एक को मिले हैं एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, तो 50% ऑफ द सीट्स विल गेट टू हिम। ठीक है, 50% ही मिलेगी, 100% नहीं। पर नॉर्मली यहाँ लोकसभा में क्या होता है, 51 मिले तो 100% सीट्स तो नहीं मिलती, पर 100% पावर वो गवर्नमेंट की हो जाती है। So your votes are not wasted. Every party gets proportional. Although there is minimal votes needed in Israel, 3.25, अपने इधर ऐसा कुछ नहीं है।
अपने इधर भी है, पर उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो इसराइल के लेजिस्लेचर को कैनेट कहते हैं, KNE, नेसेट, सॉरी, के साइलेंट है, नेसेट। Election every 4 years declares the list of the candidate, vote for the party not candidate. Israel legislature के बारे में बात कर रहे हैं। Allow smaller parties to represent in the legislature, no wastage of the votes. Israel वन कॉन्स्टिट्यूंसी में करता है, पूरा इसराइल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाता है। पर अर्जेंटीना और पोर्तुगल क्या करते हैं, मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज करते हैं। तो वो मैनी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करते हैं, पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही उनका होता है। अब इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में होता क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। और FT एफ फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP जो है वो किसके लिए करते हैं, MLA मतलब विधानसभा के लिए करते हैं, और लोकसभा के लिए करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं, ऐसे करते हैं अपन। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी में से आते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधान परिषद, हाँ, ये सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के इसमें से होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये तो हुआ एक टाइप की प्रोपोर्शन के हिसाब से देना है, पर प्रोसेस क्या है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसमें होता है कैसा है कि कैंडिडेट्स आते हैं, रुको आपको बाद में बताता हूँ, पहले वोटर्स कौन होता है। देखो, राज्यसभा में जो होते हैं ना, राज्यसभा एक माइंड में ले लो, ऊपर वाला राज्यसभा, तो उसमें से वोटर्स जो होते हैं वो स्टेट के MLAs ही होते हैं, ठीक है। स्टेट के जो इलेक्टेड MLAs है, तो वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को डिसाइड करने के लिए। और राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होती, तो वन थर्ड हर 2 साल में होती है, 2/3 और वन थर्ड होती है, और 2/3 रहती है, मतलब समझ रहे हो ना। तो 33% हर साल, हर 2 साल में उनकी इलेक्शन होती है। और ऐसा देखा जाए तो 6 साल में वन थर्ड करके आपका पूरा राज्यसभा नया हो जाता है, पर कभी बंद नहीं होता, वो परमानेंट हाउस किया जाता है, क्योंकि वन थर्ड जाएगा तो वन थर्ड आएगा, तो कैसे खत्म होगा, तो नहीं होता। तो वहाँ भी, हाँ, तो स्टेट के कुछ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए 19 सीट्स है, वे पॉपुलेशन के ऊपर से डिसाइड होता है। जैसे कि महाराष्ट्र से 19 लोग सिलेक्ट होके जाएंगे, ऐसे कर करके 19, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है तो वहाँ तो 1-2, ऐसे करके राज्यसभा में 245 मेंबर्स डिसाइड होगी। तो अभी ये प्रोसेस बाद में देखते हैं। तो ये सब था बेसिक। तो candidates who wanted to become the MP of Rajya Sabha has to secure minimum quota of votes। तो उनको मिनिमम कोटा का वो फॉर्मूला कैसे, टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल वोट्स पोल्ड मतलब जितने MLA है। अभी एक स्टेट से, अभी स्टेट की एक बात करते हैं, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के MLA कितने हैं, 288 है। और नीचे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1। तो होता है अभी अभी मैंने कहा महाराष्ट्र से 19 रिप्रेजेंटेटिव्स है अपने राज्यसभा में, तो 19 कहा था, पर ये भी मैंने कहा था कि वन थर्ड की लोगों के ही इलेक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 19 का वन थर्ड तो हुआ 6, तो फिर 6 समझो कि 6 ही एक ही टाइम पे इलेक्ट किए जाते, 19 के 19 ऐसे पूरे नहीं जाते, 6 करके 6 साल में, 5-6 साल में अपना हो जाएगा पूरा। तो वो है, तो वो 6 हो गए, 19/3, क्योंकि वन थर्ड जाने वाला है। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नीचे हो गए 6 और ऊपर हो गए 288, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस इलेक्टेड +1। तो नीचे +1 है, तो 6+1 है, और ऊपर 288 है, उसको डिवाइड करना है। और साइड में भी +1 है, मतलब पूरा ये डिवीजन होने के बाद एक प्लस भी करना है। तो वो फॉर्मूला है, तुम देख सकते हो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है। तो फिर अपने यहाँ पे आए 42-43 वोट्स, कुछ तो मिनिमम चाहिए लोगों को, ठीक है, अगर उसको जीतना है तो वो देखते कैसे होता है। तो पार्टीज विल गिव लिस्ट ऑफ 6 कैंडिडेट्स, इफ हाँ, तो पूरे 6 कैंडिडेट्स की पार्टीज लिस्ट बना के दे। इफ स्टेट गवर्नमेंट, इफ ऑफ द पार्टी ऑफ दैट पार्टी द चांसेस इंक्रीज। हाँ, तो होता क्या, अभी देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, मतलब बीजेपी की MLA है विधानसभा में, तो इजी पड़ेगा ना,
तो उनको इजी पड़ेगा, चॉइस वो लोग अपने अपने आदमी को ही देंगे, तो राज्यसभा में उनके ही लोग ज़्यादा वहाँ पे रहेंगे, तो वो इजी पड़ता है अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना ही है तो। फिर सेंट्रल में भी पावर अच्छी रहती है, इसलिए दे ट्राई टू हैव देयर स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स टू। सो वोटर्स विल गिव प्रेफरेंस, तो यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर होता है। तो समझो अगर 3 पार्टी है तो 6 × 3 18 लोग आएंगे इलेक्शन में। अभी जो भी वोट करेगा, जो भी, अगर मैं बीजेपी का हूँ और टोटल 18 कैंडिडेट हो गए 3 पार्टी मिलेगी, तो मेरे को वो 18वें को भी प्रेफरेंस देना ही है। 1 to 18 तक मैं सबको प्रेफरेंस दूंगा कि हाँ 1 मेरे को इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं बीजेपी का एमएलए हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं बीजेपी का ही कैंडिडेट चूज करूंगा जो राज्यसभा में जाए। तो वो ऐसा होता है, तो अभी देखते हैं वो कैसे होता है। तो नीड फॉर एग्जाम्पल अभी अलग बदलते हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, अभी लेते हैं 4 सीट्स की ज़रूरत है, ठीक है, सब कैलकुलेट वगैरह करके फॉर्मूला में डाल के 4 सीट्स की ज़रूरत है, और 3 पार्टी से 12 सीट्स हो गए टोटल, मतलब 12 कैंडिडेट्स हो गए, 4 सीट्स चाहिए। तो अभी होता कैसे देखते हैं, और टोटल एमएलए पकड़ो 200 है, ठीक है। तो 200 को फॉर्मूला में डाला और 4 से डिवाइड वगैरह वो सब किया, तो 41 वोट्स आएगा। 41 वोट्स मिनिमल वोट्स है, ठीक है, फॉर्मूला है मिनिमल वोट्स का, तो मिनिमल वोट 41 वोट्स हो गया। तो अभी अगर समीर नाम का कोई है, समीर अमन सचिन, और लास्ट में समझो कोई है दादा नाम का, तो उसमें होगा क्या कि समीर को अब अगर 41 वोट्स मिल गए, ठीक है, वो एक सिलेक्टेड हो गया, उसको कोई नहीं, 41 के ऊपर हो गए, तो उसको सिलेक्शन हो गया, अभी उसका कुछ नहीं। तो अभी जो बचा है अमन, अगर उसको वोट्स कम गिर रहे तो क्या होगा, क्या कि जो सबसे कम वोट्स वाला था, जैसे कि दादा, समझो उसको बहुत कम वोट्स है, कैंडिडेट जो मैंने कहा ना कि जो कैंडिडेट्स बने 12, 4 सीट्स चाहिए थे, 12 लोग आ गए, तो 12 लोग में से सबको कम जिसको होगा उस, मतलब वो सबसे कम क्यों, क्योंकि उसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस है, तो उसके सेकंड प्रेफरेंस को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि उसके सेकंड दिया रहेगा समीर को, तो समीर को एक एड ऑन हो जाएगा, अमन को दिया है एक ने, तो एक ऐसे उसके जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो चले गए, पर जो सेकंड है वो डिवाइड होते जाएंगे इन सब में, और जो वापस रीच करेगा 41 वोट्स का लिमिट वो पास हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, जो लास्ट रहेगा वो उसके सेकंड प्रेफरेंसेस डिवाइड एंड रूल होते रहेंगे। सो हाँ, तो ये हाँ, तो ये हो गया अपना क्या कहते हैं, अरे राज्यसभा का सिलेक्शन, इसमें कैसे कैसे होता है ये मैंने बता दिया। तो अभी रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी के लिए 47 सीट्स रखे हैं लोकसभा में, और एससी के लिए 84 रखे हैं अपन ने, ठीक है, 543 में से। ड्यूरेशन क्या है, 10 ईयर्स तक अपन ने ये एक्सटेंड भी किया है रिजर्वेशन को, अपन 10 ईयर्स एवरी ईयर अपन एक्सटेंड करते हैं रिजर्वेशन को हर चीज़ों में, ताकि उनके बैकवर्ड रीजन को भी थोड़ी ये मिले। जब इक्वेलिटी बढ़ेगी पूरे देश में तब ये नन एंड वॉइड किया जाएगा। तो अभी लेटेस्ट 104th अमेंडमेंट करके 2019 में 2030 तक का रिजर्वेशन उनको दिया गया है। तो अभी राज्यसभा के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे नॉमिनेशन होता है, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर से प्रेसिडेंट के हिस्से से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के हिस्से से 12 लोग आते हैं, और वो कौन से कैटेगरी के होते हैं, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और फिल्म फेयर, ऐसे यहाँ से जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, मतलब वो फील्ड को भी थोड़ा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उनके 12 लोग नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि उनको इतने पावर्स नहीं होते हैं जितने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से आए हुए एमएलए एमपी राज्यसभा के पास होते, उतने उनके पास पावर नहीं होते। दिस इज डिसाइडेड बाय द आर्टिकल 3082 बाय डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क्स विथ। हाँ, तो डिलिमिटेशन का कमेटी है, वही क्या करती है कि वही कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाती है, रिजर्वेशन देती है, यही लोग कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बनाती है पूरे इंडिया के टुकड़े करके, जो मैं कह रहा हूँ ये वही करते हैं। तो फिर ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड किए रहते हैं। एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 82 फॉर सेंट्रल, सेंट्रल के लिए 82 होते हैं और 170 स्टेट के लिए होते हैं आर्टिकल, ठीक है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है इसमें, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक चीफ
इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट और हाँ, तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए क्या होता है, तो इन शॉर्ट पॉपुलेशन मेक्स कॉन्स्टिट्यूंसी, दे मेक कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जितने पॉपुलेशन के हिसाब से टुकड़े की जाती है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे नहीं है कि कोई भी एक बड़ा है और वहाँ पे से एक ही एमएलए जा रहा है, एक ही एमपी जा रहा है, ऐसे नहीं होता। इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जीक्यूटिव देखते हैं फटाफट से। तो एग्जीक्यूटिव में होता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होता है, कोई कोई प्रेसिडेंशियल रूल होता है, कहीं कहीं पार्लियामेंट रूल होता है। तो एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर डायरेक्टिव इलेक्टेड पीएम, एमपी और एमपी से बनते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट बनते इनडायरेक्टली बाय एमएलए, एमपी एंड एमएलए। तो प्रेसिडेंट को चॉइस करने के लिए एमपी और एमएलए दोनों लगते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर काउंसिल में के एमएलए आता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर काउंसिल में के एमएलए वोट करते हैं, जो विधान परिषद में होते हैं ना, वो एमएलए वोट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपी। सिर्फ इलेक्टेड नॉमिनेटेड है वो भी और इलेक्टेड है वो भी। तो वो वाइस प्रेसिडेंट एक और काम करता है, एक्स ऑफिसो अपन कहते हैं, जो दो काम करता है ऑफिस में। एक वाइस प्रेसिडेंट का काम करता है, एक राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ये है प्रोसेस अब तक। तो एग्जीक्यूटिव में और क्या देखते हैं, इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस 1990 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये अपन को हेल्प करते हैं एसओपी में भी, कि अपन हाँ ये कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रिमूवल, इसकी रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल अपन 61 अगर देखा जाए तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस मीन्स वेयर द मोशन इज इंट्रोड्यूस, मोशन जहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है वहाँ पे से अपन को एज टू तो 14 दिन की नोटिस देनी होती है और फिर वहाँ पे से दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी लगती है। एक हाउस ये करता है मोशन इंट्रोड्यूस और दूसरे हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड हाउस, जहाँ पे जो मोशन ये करेगा वो फर्स्ट हो जाएगा और जो स्पेशल मेजोरिटी देगा वो सेकेंड। हैज़ टू गिव 14 डे नोटिस, आर्टिकल 58 to 71 रिमूवल प्रोसेस है। तो अभी और देखते हैं आरटीआई। प्रेसिडेंट के पास और कुछ पावर होती है, जैसे कि वो आरटीआई फ्रॉम पीएम, उसको एक राइट होता है कि सब इंफॉर्मेशन उसके तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैठे रहे और कुछ नहीं, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। तो ये बेसिक एज अ अडल्ट लक्षण किया कि प्रेसिडेंट को एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाता है कि अडल्ट की तरह तुम रहो, जो घर के सदस्य होते हैं वैसे। तो इलेक्ट पीएम व्हेन नो मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो पीएम भी चॉइस कर सकता है, ठीक है, लोकसभा में। तो उसके पास, और वो 12 नॉमिनल्स को तो करता ही है राज्यसभा के। तो ये होते हैं पावर। और एक होता है वीटो पावर करके। तो वीटो पावर में बहुत सारे टाइप्स है। तो एक होता है कैन कंसीडर बिल, रिकंसीडर बिल, अगर बिल उसको पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकते हैं कि थोड़ा चेक करके आओ यार इसमें गलत है। तो और एक बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिसेंड कर दिया तो फिर वो नहीं कर सकते कुछ, उनको हाँ ही बोलनी होती है। पर उनकी इज्जत होती है, अगर उन लोग ने रिटर्न भेजा है तो वो थोड़ा कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग रिफ्यूज कर रहे हैं, वैसे टाइप से अगर होता है। भले ही उनके पास इतने पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे, तो वो होता है अगर बिल कौन सा पास हो रहा है। तो ऑब्सोल्यूट वीटो एक होते हैं, रिफ्यूजेस टू साइन, तो वहाँ पे साइन नहीं करता, वो रिफ्यूज करता है साइन करने के लिए। पर ये सब मनी बिल में नहीं होता, मनी बिल में बस उसको साइन करना ही होता है, क्योंकि मनी बिल आता ही है लोकसभा में इसके प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, मतलब उसके सजेशन से। क्योंकि प्रेसिडेंट चलता किसके जोर पे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके जोर पे आता है, प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा के हेड कौन है, मतलब ऑब्वियसली स्पीकर है, पर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है ना। तो वैसे तो पॉकेट वीटो भी एक होता है, ये होता है चाल है एक टाइप से, जिसमें आर्टिकल में क्योंकि है ना टाइप नहीं गया है कि कब तक वो साइन करेगा, कब तक वो रिकंसिडर करेगा और कब तक रिजेक्शन, ऐसा कोई टाइम नहीं दिया है। तो पॉकेट वीटो करके होता है जिसमें वो बिल को
रख लेता है खुद के पास, नो एक्शन ऑन द बिल, ना ही साइन करता है और ना ही रिजेक्ट करता है, खुद के पास रख लेता है। और यूजुअली ये जब तक टर्म खत्म नहीं होता प्रेसिडेंट का तब तक वो खुद को ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार हुआ था जिसमें वो प्रेसिडेंट ने दूसरे अपोजिशन का रख लिया था, और फिर नेक्स्ट टाइम जब दूसरा प्रेसिडेंट आया खुद के पार्टी का तो उन लोग ने रिजेक्ट भी कर दिया वो, मतलब ऐसे डेंजर सीन होते रहते हैं। तो गवर्नर देखते स्टेट लेवल प्रेसिडेंट टाइप का है, तो ये स्टेट लेवल का अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर इसके कोई इलेक्शंस नहीं होते। तो क्रिटिसिज्म होती है गवर्नर की भी साइन लगती है विधान परिषद के, विधान सभा के जब जाते हैं कोई बिल स्टेट लेवल की तो गवर्नर की साइन लगती है। तो क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो इलेक्टेड नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेटेड है, सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट अलग है और स्टेट में अलग है तो ये जानबूझ के पास नहीं करता लॉ, ऐसे गवर्नर के साथ क्रिटिसिज्म होती है। तो ये सेंट्रल का होता है गवर्नर, कोई ये नहीं था। कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट बाय द प्रेसिडेंट, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव है। कैन बी गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स ऑल्सो, ये दो स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। सेवेंथ अमेंडमेंट हैज टू साइन और बिल्स, हाँ तो ये एक्यूज होता है वही कि ये सेंट्रल का एजेंट है, ये स्टेट के लिए कुछ नहीं, तो अगर साइन नहीं करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेम हो एक ही पार्टी की तो बहुत आसानी होती है। पर नॉर्मली डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की पावर होनी बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो एब्सोल्यूट पावर बन जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, इलेक्शन प्रोसेस नीड मेजोरिटी इन लोकसभा, कैन बी पीएम विदाउट बीइंग मिनिस्टर, पर हाउस का कौन सा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या फिर पीएम हो, अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो भी चलेगा, पर उसको 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर उसको साबित करनी होगी कि वो पार्टी का कोई है, मतलब जो इलेक्टेड है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। तो हुआ क्या था जयशंकर का, उसने वो इलेक्टेड नहीं था किसी हाउस से, वो उसको पहले कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बनाया गया, तो फिर बाद में उसको 6 महीने के अंदर राज्यसभा का एमपी बनाया गया। ठीक है, तो पीएम बनना है तो लोकसभा का ही बनना पड़ेगा, पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी आ सकते हैं। तो ये होता है, तो उसको राज्यसभा का बाद में गुजरात के इससे इलेक्शन करवा के दिया, क्योंकि गुजरात तो अपना ही है बीजेपी का, और राज्यसभा की इलेक्शन भी इजी होती है जिसमें बस स्टेट के एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं, तो अपनी ही होती है एमएलए भी गुजरात के, तो नहीं स्टेट के एमपी भी नहीं होते, बस एमएलए होते, प्रेसिडेंट नहीं है ये, तो एमएलए के तो अपने ही थे इसलिए वो कर दिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 टाइप के, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, 3 टाइप से, ये 3 मिनिस्टर नहीं है। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर एक पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर उसको या तो एक्सेप्ट करना है, उनके टीम होती है, मतलब एक पर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला कि नहीं मेरे को मंजूर नहीं, तो या तो तू एक्सेप्ट कर ले या फिर तू निकल जा, क्योंकि पूरी टीम ही रिप्रेजेंट करेगी। और एक मेंबर के ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप डिसीजन। तो लोकसभा अभी हुआ होता क्या था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इसकी कोई लिमिट नहीं थी, तो जो पार्टी के लोग होते थे वो लालच देते थे दूसरे लोगों को कि तुम आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दूंगा, नॉर्मली आप मेरे पार्टी में आ जाओ, तो बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रहे थे और बहुत पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो इसको लिमिट डाउन किया है 91st अमेंडमेंट से, और 15% ऑफ द लोकसभा कैन बी COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी होती है, तो पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में परमानेंट होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, IAS IPS, सेंट्रल सर्विसेज होती है, स्टेट सर्विसेज होती है। तो ये टू लिमिट द रिमूवल ऑफ दिस ऑफिसर्स हैज़ मेड हार्ड, तो रिमूव करने के लिए हार्ड कर दिया है, नीड्स प्रेसिडेंट साइन लगती है, बहुत कुछ प्रोसेस होती है,
इन ऑफिसर्स को रिमूव करने की जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ पार्टीज बिकॉज मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड। तो ये मिनिस्टर्स की बातें सुनते हैं क्योंकि मिनिस्टर्स तो क्या है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पावर देना चाहिए, इसलिए पीपल के बारे में ज़्यादा सोचा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बहुत अच्छा है। तो अभी लेजिस्लेचर की बात करते हैं। राज्यसभा इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, नो कैंडिडेट आर फिक्स फ्रॉम ईच स्टेट, कैंडिडेट्स आर फिक्स फ्रॉम ईच स्टेट। यूएसए में इसको सेनेट कहा जाता है, नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली, ये सब तो पता है। लोकसभा ये सब तो पता है। लेजिस्लेचर में बहुत सारी चीज़ें पता है। पार्लियामेंट क्या करती है, बिल्स बनाती है, कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को भी लिमिट में रख सकते हैं। अगर ओवर पावर कर रही है तो फिर अपन उनमें से पावर अपना, कोalition गवर्नमेंट है तो निकाल के ले सकते हैं, और पार्टी सपोर्ट और गिरा सकते हैं सरकार भी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी अपन चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, जिसमें गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। और एक पार्लियामेंट को पावर भी और एक दी जाती है जिसमें कोई एनी लैंग्वेज which is used in the parliament is not जस्टिसेबल। उसको कोर्ट में अपन ये नहीं कर सकते चैलेंज, मतलब बिंदास बोलने की एक अनुमति दी जाती है। पार्लियामेंट में कोई डिफेमेशन का आरोप नहीं लगा सकता अगर पार्लियामेंट में किसी ऑपोजिशन ने किसी को कुछ कह दिया। ठीक है। जुडिशियल फंक्शंस भी होती है, जुडिशियल फंक्शंस भी करता है पार्लियामेंट कभी कभी, जैसे कि तो रिमूव प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ SC, HC, इनको रिमूव करने के लिए भी पार्लियामेंट कभी कभी काम करती है। डिबेट एंड डिस्कशन ये सब इलेक्टोरल फंक्शंस करती है। राज्यसभा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पार्लियामेंट ही करती है ना। तो शेड्यूल 7 सेज हाउ एंड विच लॉज कैन बी मेड बाय द यूनियन स्टेट। हाँ, तो ये शेड्यूल एक 7 है जो यूनियन स्टेट में क्या लॉ बनाया जाता है और स्टेट लिस्ट में क्या होगा और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, वो सब बताते हैं इसमें। लॉ मेकिंग is a bill made by the bureaucracy and related to on related ministry and passed to the parliament। तो ये पार्लियामेंट के पास जाती है, फिर वो पास करते हैं दोनों हाउसेस में, बिल के हिसाब से वो होती है। इसलिए नॉर्मल बिल है तो सिंपल मेजोरिटी, बड़ा बिल है तो लगता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ये अगला प्रोसेस है, ये आपको बताएंगे जब बाद में। तो पार्लियामेंट कमिटीज आर मेड बाय द डिफरेंट टॉपिक्स। तो पार्लियामेंट कमेटी, उसमें भी कमेटी होती है 3 टाइप्स की। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है, जैसे कि रेलवे के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर जो हमेशा रहने वाली है, तो उनकी भी टीम होती है पार्लियामेंट में। ऐसे नहीं कि सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं। अगर मैं रेलवे के बारे में बात करूंगा तो उसमें वो ही कमेटी बात करेगी, और वही उसमें गवर्नमेंट के भी लोग होंगे जो इलेक्टेड है और अपोजिशन के लोग होंगे, ऐसे कमेटी होती है तो वही बात करेंगे। तो जॉइंट कमेटी नाम की भी कमेटी, जिसमें मेड समटाइम्स ऑफ बोथ मेंबर हाउसेस, जिसमें दोनों हाउसेस के भी लोग हो सकते हैं। और एक होता है ADHOC कमेटी, जो टेम्परेरी होती है, कुछ कुछ काम जैसे कुछ मुद्दा उठाए तो उसके लिए वो टेम्परेरी कमेटी बिठाई जाती है। नो मनी बिल, ये इससे कमेटी से फ़ायदा होता है कि सब लोग एक साथ चिल्लाते नहीं है और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। वो कमेटी रिप्रेजेंट ही करती है पूरे अपोजिशन को, मतलब मैं अपोजिशन का लीडर हूँ और मेरा मेंबर कोई कमेटी में है तो ऑब्वियसली मैं उसको बोलूँगा क्या करना है, पर कम से कम वो रिप्रेजेंट करेगा, ना कि पूरे लोग सब मिक्सअप। नो मनी बिल, नो मनी बिल एच नॉन मनी बिल, सॉरी, नॉन मनी बिल कहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेजिस्लेचर में भी, और मतलब क्या कहते हैं सर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। एनी वन वोटिंग सक्सेसफुली देन सेंड टू हाउस नंबर 2। अगर किसी ने भी एक नंबर, मतलब दोनों में से किसी एक ने भी कह दिया कि ये बिल पास करना है, तो दूसरे हाउस को भेजा जाता है, इसमें वोटिंग होती है। अगर हाँ हुई तो प्रेसिडेंट साइन करके अप्रूव कर देता है, ना हुई तो जॉइंट सेशन बिठाना पड़ता है। यह डिस्कशन इन कमिटी देन ट्रांसफर्स टू पार्लियामेंट, इफ अप्रूव्ड देन सेंड टू द नेक्स्ट हाउस। ठीक है। तो यह डिस्कस होती है कमेटी में, हाँ बोला तो फिर नेक्स्ट हाउस में जाता है वो। फिर नॉन मनी बिल, जो मनी बिल, ये तो नॉन मनी बिल हो गया, पर मनी बिल सिर्फ लोकसभा के हाथ में ही है। सेंड इन राज्यसभा, उनको राज्यसभा में भेजते, पर कुछ उसका सेंस नहीं है। फिर राज्यसभा का वही सेंस है कि एक्सेप्ट करो या सजेशन दो। यहाँ पे
डिसएग्री भी नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा डोंट टेक एक्शन इन मनी बिल ऑटोमेटिकली बिकेम्स अप्रूव्स इन 14 डेज। 40 डेज के अंदर वो होल्ड भी नहीं कर सकता, जैसे प्रेसिडेंट का मैंने बताया था ना, वैसे वो होल्ड भी नहीं कर सकता, वो उसको अप्रूव करना ही है, नहीं तो 14 दिन में ऑटोमेटिकली अप्रूव। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कहा नो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ऑन द स्टेटमेंट गिवन इन द लेजिस्लेचर। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। तो कंट्रोल एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस मैंने कहा था। तो ये क्वेश्चन आंसर होते हैं पार्लियामेंट में, 0 आवर होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑन लॉ। तो लॉ को अप्रूव करने या फिर डिसएग्री कर सकती है पार्लियामेंट पहले ही। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, बजट पास बाय लोकसभा, ठीक है, बजट पास किया जाता है लोकसभा का अप्रैल में। और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, इफ मेजोरिटी बाय सिंगल पार्टी देन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इजी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब मेजोरिटी बाय सिंगल पार्टी तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट अगर मैं कोalition भी हूँ और मेजोरिटी मतलब है हम लोग एक दो तीन पार्टी की, तो अगर एक पार्टी ने भी कह दी कि नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरा लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है प्रेसिडेंट, अगर मेजोरिटी किसकी नहीं होती और गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो जाता है। कंट्रोलिंग मेंबर्स इन हाउसेस, स्पीकर की पावर क्या होती है, स्पीकर पावर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स जिसमें ये किया गया है, 52 अमेंडमेंट लॉस है, और ये 10th शेड्यूल भी इसके बारे में बात करता है 1985, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के मेंबर्स पावर के लिए यहाँ वहाँ इलेक्ट होते हैं दूसरे पार्टी से और जाते हैं दूसरे पार्टी में, तो उसके लिए भी कुछ लॉज बनेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। फाइनल अथॉरिटी स्पीकर ओनली, दिस हेल्प्स मिनिस्टर्स चेंज पार्टी, मिनिस्टर्स एब्सेंट ऑन इम्पोर्टेंट डेट्स, वोट्स डिफरेंट पार्टी, ये एंटी डिफेक्शन में सब आता है। सिर्फ पार्टी चेंज करते वो नहीं, ये तीनों भी आते हैं कि पार्टी चेंज कर रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं जब इम्पोर्टेंट वोटिंग है पार्टी की, और तो ये एब्सेंट रह जानबूझ के, तो वो डिफेक्शन हुआ कि चांसेस हो सकते हैं कि दूसरे पार्टी ने आपको हायर किया है। तो ये होता है सब लेजिस्लेचर में। अभी जुडिशरी में देखते हैं, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस दिस मेजर्स आर टेकन। तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे क्या क्या उन लोगों ने मेजर्स लिए, ये अभी देखते हैं। हाँ, तो अपन देखते हैं अभी कि जजेस की जॉब सिक्योरिटी के बारे में और फ्रीडम के बारे में कैसे बात की जाती है। मतलब जज को फ्री जितना रहेगा उतना तो फ्री कर जाएगा, गवर्नमेंट के ओपोनेंट और गवर्नमेंट के अपोज भी करना होता है। तो ये जजेस की पहली ये अपॉइंटमेंट लेजिस्लेचर नहीं करता है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट होते हैं उनका लेजिस्लेचर नहीं करता है, वैसे ये अपॉइंटमेंट भी कोई लेजिस्लेचर नहीं करता या फिर कोई रिप्रेजेंट भी नहीं करता। तो कोई टेंशन नहीं है कि ये पार्टी ने मेरे को इलेक्ट किया है तो मैं इनको ही दे दूँ। अपॉइंटमेंट कैसी होती है, तो एक टीम होती है, उसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 5 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये जज होते हैं, 5 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो जो ये लोग मिलके रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, वही प्रेसिडेंट साइन करेगा और फिर अपॉइंटमेंट की जाती है एससी और हाई कोर्ट्स के जजेस की। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट का। अब इसमें तो जजेस को ज़्यादा ये नहीं होता, बस मनी लेके फिर रफा दफा करने की, या फिर तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज है उसके ऊपर ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब लॉज तो सबको पता होते हैं, तो उनका उतना चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की ज़रूरत नहीं होती फिर भी। तो उनके फ्रीडम के लिए तो एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, तो एक बार एएन राय को एक बार इंदिरा गांधी ने रेकमेंड किया था। इंदिरा गांधी का हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी हार गई थी केशवानंदी भारती केस में, फंडामेंटल राइट्स उसको हटाने थे कि मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर फंडामेंटल राइट्स हटा सकूं, ऐसा उसने किया था कि इफ अ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स ही कैन टेक अवे ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, so this was not allowed by the chief justice of that time. So she always wanted a chief justice which can be under her control. So actually she skipped 4 senior judges and appointed an Rai as her new chief justice of India. But it was not that easy.
तो वो वाला हिस्ट्री तो अलग है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। और बाद में पीएच बेग को भी अपॉइंट किया गया था 1975। मतलब ये सब कांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक कांड सब इंदिरा गांधी ने किया है। तो वो बाद में देखेंगे और क्या होता है उसमें। तो ये एक्सपेक्टेशन थे। बाकी तो मोस्ट सीनियर जज को ही लिया जाता है नॉर्मली। मोस्ट सीनियर जजेस ही अपॉइंट किए जाते हैं इसके लिए, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, तो नॉर्मली। हाँ, तो फाइनेंशियली ये डिपेंडेंट भी नहीं होते, क्योंकि इनके लॉ में ये है, आर्टिकल में ही होता है कि कितना देना है और कितना नहीं है। तो वो तो अमेंड करके बढ़ाते हैं पर कम नहीं किया जाता, तो वो फिक्स होता है। तो फाइनेंशियल भी डिपेंड, कैन क्रिटिसाइज और इंसल्टेड कंटेंट ऑफ कोर्ट होते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते उनके काम के ऊपर। मतलब क्रिटिसाइज कर सकते पर हेल्दी वे में, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और कोर्ट को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। कंटेंट ऑफ कोर्ट लगता है जिसमें अलग सजा हो सकती है। तो रिमूवल भी हार्ड है। रिमूवल एक ही अटेम्प्ट हुआ है अभी तक, जो अभी वो अनसक्सेसफुल भी हुआ है। तो रिमूवल के लिए क्या हो चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ दैट डे और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा के 443 में से 272 लोग तो चाहिए, ये मिनिमम, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। और जो प्रेजेंट है उसके 2/3 भी चाहिए, मतलब 66% वो भी चाहिए प्रेजेंट जो है उसके 66% और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कैन बी रिमूव ओनली आफ्टर द प्रूवन गिल्टी। और कहा किसी को भी नहीं कि इतना हार्ड है रिमूव करना, तो गिल्टी तो शो करना ही पड़ेगा। और एक जुडिशरी की पावर है ओरिजिनल जुडिडिक्शन। तो ओरिजिनल जुडिडिक्शन में क्या होता है, दिस पावर ओनली फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या करता है कि स्टेट वर्सेस, अगर सेंटर वर्सेस स्टेट कोई प्रॉब्लम है, स्टेट वर्सेस स्टेट, तो ये नेशनल लेवल के झगड़े हैं, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसे। और दूसरा होता है रिट जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हुए तो WRIT, रिट को राइट ऐसे अपन रिट राइट ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हुए तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास। और दूसरा होता है एपीलेट जुडिशियल, APPELEATE। पर्सन कैन अपील टू द हायर कोर्ट्स और रिविजिट द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स। अगर आपको एक हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, अगर लोअर कोर्ट का पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट में जाओ। तो री जस्टिस पाने के लिए ये कर सकते हैं जुडी ये पावर। और चौथी होती है एडवर्सरी जुडिस्टिक्शन। तो इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट व्हेन नीडेड इन लीगल मैटर्स। ये बॉन्डेड नहीं है, मतलब अपन को पता है कि बिल पास करने के लिए तो प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले ही बता सकते हैं कि ये लीगल नहीं है, ये बेसिक मोरालिटी को अगर चेंज करने की सोचते हो तो अभी तुम लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बाद में रिजेक्ट भी हो सकते हैं हमारे ही द्वारा। तो ये बॉन्डेड तो नहीं है। अगर प्रेसिडेंट कह जाए कि देखते बाद में क्या, बाद में तुम देखते हो कैसे रिजेक्ट करते, पर मैं अभी साइन करूंगा, तो कर सकते हैं। तो वो ये भी बॉन्डेड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर टाइम एडवाइस देगा, और ये भी बॉन्डेड नहीं है कि वो हर टाइम एडवाइस लेके एक्शंस लेगा बस। और ये आर्टिकल नंबर है 143। तो ये अभी देखते हैं आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू ऑफ जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट। तो आर्टिकल 137 इसको पावर दे खुद की जजमेंट को रिव्यू करने का। पर ध्यान रखे ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू में अपन लॉज बनाए हुए रीचेक करते, पर ये ऐसे नहीं। तो आर्टिकल 44 क्या कहते हैं, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी अंडर सुप्रीम कोर्ट। तो 144 कहता है कि सब जुडिशरी अपने हाथ के नीचे है, ठीक है। 137 खुद को चेक करने के लिए और 144 दूसरों को हाथ में रखने के लिए। तो और एक टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जुडिशरी यूज करती है ज़्यादा जस्टिस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक लॉ बिहाइंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर सोशल जस्टिस। जो एकदम लिखित है उसके मॉरलिटी में, मतलब उसके मॉरलिटी के ऊपर नहीं जाना है कि कुछ भी किए जा रहे हैं, उसके आधार पर अपन थोड़ा सा लॉ के अलग भी सोच सकते हैं कि हाँ ये बराबर ही कह रहा है,
तो ये होते एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिव हो गया पूरा। तो ये आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 32, 26, 14 ये सब एग्जाम्पल है। तो केशवानंदी भारती केस में कहा गया है ना बेसिक चेंज नहीं कर सकते, तो ये इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म यूज हो सकते हैं। तो अपन ने जुडिशियल एक देखा, राइट्स देखे क्या क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू देखा क्या क्या होता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म एक होता है। फिर अभी देखते हैं दूसरा एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दूसरा एक एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन, पीटीआई। पीटीआई फाइल कर सकता है कोई भी पर्सन अगर उसको लग रहा है कि दूसरा पर्सन प्रॉब्लम में है और उसको राइट्स के बारे में पता नहीं या फिर वो अनलेबल है पहुंचने तक, तो कह सकते हैं। जैसे कि मैं जाके कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक गरीब है, उसके ऊपर वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे एक बैड पर्सन है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट उसको लेगी, ऐसे नहीं कहेगी कि उसको ही बुलाया जाए। तो ये 1979 में आया हुआ नया टर्म है। तो बाकी जुडिशियल रेमेडीज भी एक्टिविज्म की याद में रहते 32, 36 जो अपन ने देखा। और दो और राइट्स होते हैं ना, जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, ये जो चार थे या इसके अंदर ही आते जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर। तो ये ध्यान रखो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर भी वो चार पावर प्लस रिजेक्ट करने का लॉ का पावर और प्लस पीटीआई, ये सब आ जाए जुडिशियल एक्टिविज्म के नीचे। तो जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर रिव्यू ऑफ जुडिशरी। तो ये मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू कर सकता है एनी वर्ड्स, तो आर्टिकल था तो इट स्टेट लिस्ट मेड बाय द if state list law is made by the state legislature but list cannot be edited by the parliament, then it should be unconstitutional by the HC, HC बोल रहा हूँ, SC, Supreme Court. So the fundamental so used in fundamental rights, federal distribution of power to फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन के पावर में यूज किया जाता है। तो ये हो गए सब पावर। अब फेडरलिज्म दिखता है, फेडरलिज्म यूनियन कंट्रोल होता है, क्वाड्रा फेडरलिज्म में आपको ये सब पता है। आर्टिकल 246 बात करता है स्टेट और यूनियन के डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। पावर ऑफ सेंट्रल एग्जिस्टेंस एंड न्यू स्टेट। तो पावर ऑफ सेंटर पावर में ये क्योंकि वही खुद स्टेट बना रहा है, पार्लियामेंट में है, बाउंड्रीज के बारे में सोच रहे हैं, और क्या कहते हैं, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वही स्टेट लिस्ट के बारे में भी सोचेगा, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सोचेगा। तो वो होता है। तो इमरजेंसी भी पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इमरजेंसी लगा दी तो फिर काय का स्टेट गवर्नमेंट, सब प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर। भले ही वो इंदिरा गांधी के बाद थोड़ा हार्ड कर दिया है, पर इमरजेंसी तो इमरजेंसी जो बस सेंट्रल के पास है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स को पैसा देना है चाहिए, वैसे तो स्टेट पावर में पार्लियामेंट पास करेगी ना मेन वाली, तो स्टेट पावर में। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जैसे कि IAS IPS जो स्टेट लेवल से आते हैं, जो सेंट्रल से स्टेट में जाते हैं, वो स्टेट से रिमूव नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी पावर दी गई है वो भी सेंट्रल से आ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। आर्टिकल 33 एंड 44 मार्शल लॉस है, ये गिव अथॉरिटी टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को भी बहुत ऐसे इमरजेंसी के दौरान कुछ कुछ लॉज दी गई है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर जो आ रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आ रहा है, तो उसकी साइन चाहिए। तो मैंने कहा था कि वो भी एक सीन है। तो सेंट्रल कैसे पावरफुल है ये बता रहा हूँ। और प्रेसिडेंट रूल लग गया आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 बोलते हैं कि हाँ इमरजेंसीज लगा सकते हैं ऐसे, और 56 बताते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल कैसे लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा इंदिरा गांधी ने कैसे लगाया, क्या क्या कर्म कांड किए। तो डिमांड ऑफ द स्टेट्स अगर है तो वो भी तो सेंट्रल से ही बने हैं। तो अब इस डिमांड ऑफ स्टेट्स जो बने थे वो सेम कल्चर और सेम लैंग्वेज के ऊपर से बना स्टेट, ऐसे उन लोगों ने कहा था। तो उसमें अपन ने देखा पत्ती जो तेलुगु का था उसने प्रोटेस्ट किया 250 नहीं 56 डेज का प्रोटेस्ट करने के बाद उसकी डेथ हो गई। फिर बहुत दंगे उठे, फिर जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ऊपर से स्टेट्स बनाना पड़ा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, मतलब क्या बोलते, पार्टीशन हो जाएगा स्टेट्स में भी, अगर अगर यूनिटी बहुत ज़्यादा आ गई, एक ही सेम लैंग्वेज के लोग आ गए, फिर वो कह सकते हैं हमको सेपरेट कर दो इंडिया से, ऐसे कह सकते। इसलिए उनको नहीं करना था पर मजबूरी से करना पड़ा, क्योंकि
पोती जी का देहांत हो गया था। तेलुगु आंध्र प्रदेश चाहते थे वो, तो पहला कदम वहाँ से शुरू हुआ। फिर 1953 में स्टेट रिकग्नाइजेशन कमेटी बैठी, 1956 तक वो लोग ने रिपोर्ट दिया, और फिर 1960 में गुजरात के लिए गुजरात बनाया, गुजराती के लिए मराठी के लिए मराठी बनाया, बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके पंजाब बना, फिर मणिपुर त्रिपुरा से बहुत सारे स्टेट बने। तो सीरियस डिस्प्यूट जिनमें स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनके वो क्या होते हैं नॉर्मली, बॉर्डर डिस्प्यूट होती है, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट सबसे बड़ी। रिवर वाटर कौन लेगा, क्योंकि ऊपर से वो टर्म अपन आप बाद में और देखेंगे, पर एक टाइप समझ लो कि ये होता है। तो रिवर बॉर्डर तो 3-4 एक्ट लाए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ये लाया है रिवर बोर्ड एक्ट, बेटवा रिवर बोर्ड एक्ट, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट। तो ये सब यूनियन, बाकी के लेटेस्ट 3 जो बताए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट छोड़ के, बाकी तीनों के तीनों सेंट्रल के हाथ में, यूनियन लिस्ट उसको डिफाइन करेगी कैसे क्या करना है, तुम झगड़ा मत करो। स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ स्टेट, स्पेशल प्रोविजंस आर गिवन। कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दी जाती है, जैसे मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर को तो कितना स्पेशल पावर दिया था भाई, इसको तो 370 के पहले तो बहुत ही स्पेशल, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का झंडा लेके घूम रहे थे भाई। 370 हटा दिया, स्पेशल प्रोविजन हटा दिए। स्पेशल प्रोविजन क्यों दिए गए थे, क्योंकि तभी वो अपने पूरा नहीं था, राजा हरि सिंह मजबूरी से आया था, तो अपन को थोड़ा भाई ऐसे दिखाना था कि ठीक है ये लो स्पेशल प्रोविजन, तो दे दिया। तो रिमूवल के बाद तो सब हट गया, अभी इमरजेंसी, तभी इमरजेंसी भी नहीं लगाया जा सकता था, हट गया वो। तो फेडरलिज्म इज लाइक अ रेनबो, ये सब है। तो लोकल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, फर्स्ट लोकल बॉडीज वाज क्रिएटेड बाय 1882 लॉर्ड रिपन। 1882 में फर्स्ट लोकल बॉडी बनाई गई थी। तो लोकल गवर्नमेंट मेन है ना, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है, विजय विलेज पंचायत के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये मेन रीजन थे गांधी जी के, कुछ मॉरल्स थे, उनको चाहिए था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंटर, मतलब उनको थोड़े सेंट्रल के पावर को है ना थोड़ा थोड़ा कम करना था, पर स्टेट को ज़्यादा नहीं देना था, तो लोकल गवर्नमेंट्स बना दिए जो सेल्फ गवर्निंग हो सकती है, जिसमें मतलब बेसिक लोग इंटरेक्ट कर सकते लीडर के साथ। और मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं सीएम के साथ तो बात कर नहीं सकता, और शायद मेरी आवाज़ बीच में दब जाए, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव के पास ना जाए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे दबा दे, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स रख लो जिनको पावर दी गई है, नगर सेवक वगैरह, जो अपन डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने साथ ही रहता है वो, कोई अलग सिक्योरिटी, कोई अलग कुछ नहीं है। तो ये सब दिया गया है सरपंच लोग। तो आर्टिकल सॉरी 73rd और 74th अमेंडमेंट, ये 73rd होता है विलेज के लिए, 74th होता है उसके लिए। हाँ, तो इफ स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द, देन इट शुड रिकंडक्ट द elections of these local governments before 6 months. State election commissioner conducts the election every 5 years and finance commission to give financial support. सपोर्ट भी स्टेट ही देती है इनको। रिजर्वेशन, तो इधर यहाँ पे रिजर्वेशन की गई है वुमेन्स के लिए। वुमेन्स एक्टिव बहुत हो गई है, ये लोकल लेवल पे हिम्मत कर रही थी, और बहुत वुमेन्स आगे आई है सरपंच वगैरह बनने में भी। 70 हाँ, तो ये सब है इसमें। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, सेल्फ गवर्निंग बनी है, आवाज गई है, पर थोड़े चैलेंजेस भी है इसमें, जैसे करप्शन, जितना पॉलिटिशियन बढ़ेंगे, जितनी पावर बढ़ेगी, उतने करप्शन के चांसेस ज़्यादा है। और फंडिंग, एडवोकेट फंडिंग चाहिए उनको, कैपेसिटी चाहिए, प्रोग्राम उनको, मतलब सब लोकल लेवल पे कोई भी आंडू पांडू आके बन रहा है, इतना पावर सरपंच बेन पर बन रहा है, तो फिर तो दिक्कत ही वाली ही बात है था शेठ जी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग गवर्नमेंट कैसे है वो देखना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है, वो बताए। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, 50% मेजोरिटी चाहिए, दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच हाउस, दोनों हाउस को 50% चाहिए, तो जो है वो ऊपर से 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट पीपल ऑफ द वोटिंग बोथ हाउसेस। तो जो 2/3 प्रेजेंट है, तो दोनों के यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी होगी,
स्पेशल मेजोरिटी का अर्थ ही ये है कि उसमें सिंपल मेजोरिटी भी इंक्लूडेड है और उसमें वो 2/3 वाला सिस्टम भी है कि दोनों में से जो दोनों स्टेट में से जो प्रेजेंट है वो पर प्रेजेंट है वो। पर अभी एक और होता है स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिस्फैक्शन फ्रॉम स्टेट। इसमें स्टेट्स की भी थोड़ी सी ये नहीं निपटती है, रिप्रेजेंटेटिव्स है ना स्टेट के भी, तो स्पेशल मेजोरिटी भी होगी। मैंने कहा था स्पेशल मेजोरिटी में सिंपल मेजोरिटी भी आती है 2/3 वाली, तो ये थर्ड वाले में स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। ऊपर से 50% ऑफ द टोटल स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, 28 अगर स्टेट्स है तो 14 स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी से भी अनुमति चाहिए। समझ रहे हो कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब सबसे पहले तो 50% चाहिए दोनों हाउसेस के परमिशन से। फिर दूसरा चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, दोनों हाउस के प्रेजेंट होने चाहिए। और मतलब जो प्रेजेंट है उनके 2/3, मतलब जो प्रेजेंट है, मतलब ऑब्वियसली 272 से ज़्यादा ही प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उनके में भी 2/3 की भी चाहिए जो प्रेजेंट है वो। ऊपर से हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब जितने हैं 28, उनके से 14 स्टेट्स के सिंपल मेजोरिटी की अनुमति भी चाहिए, तो उनके अंदर भी सिंपल मेजोरिटी की जाएगी विधानसभा में, और फिर वो अनुमति होगी तो फिर इतना प्रोसेस के बाद रेटिफिकेशन होगा फर्स्ट करने। हाँ, तो ये सब एक्सप्लेनेशन है उसमें। एक एग्जांपल दूँ तो चेंजेस इन द यूनियन लिस्ट अगर करना है, यूनियन लिस्ट को पावर देना है, तो फिर इतना सब चाहिए। तो और एक है कि यूएसए में 225 ईयर्स में बस 27 बार उन लोग ने अमेंडमेंट किए और अपन ने 106 बार। तो लोग कहते हैं कि क्या इतना फुस गया है, क्या बार बार क्यों अमेंड करना पड़ता है? तो ऐसे नहीं है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो अमेंड हुई है और नंबर ऑफ अमेंड्स बढ़ गए, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की थोड़ी सैलरी इंक्रीज कर दो, अमेंडमेंट 18 से 21 से 18 कर दो, 61 अमेंडमेंट कर दिया, 92 अमेंडमेंट, ये छोटे छोटे अमेंडमेंट जो थे वो कर दिए हैं। और उसकी वजह से अमेंडमेंट की लिस्ट बढ़ गई। जो 10 ईयर्स के बाद रिजर्वेशन होता है वो एक अमेंडमेंट, जैसे कि लेटेस्ट 104 है, तो वो एक अमेंडमेंट हो गया। फिर बाद में जो इंदिरा गांधी महाराज ने किया था 42 अमेंडमेंट इमरजेंसी में, तो उसको रिवर्स करने के लिए 43 44, वो तीनों यूजलेस अमेंडमेंट्स। तो ऐसे नंबर बढ़ गया है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं। और 73 74 क्या क्या है इसमें, लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये तो कुछ बुरी बात है नहीं, मोरालिटी को तो चेंज किया नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे छोटा मोटा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लो मत। 42 अमेंडमेंट में तो भाई इंदिरा गांधी ने 53 आर्टिकल्स को जय हिंद जय महाराष्ट्र कर दिया था। हाँ, पर वो 43 44 में वापस ले लिया अपन ने। इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए वो केशवानंद भारती केस, मिनरला हिल्स केस, वो सब आपको करना है, उसको अच्छे से करके लो सब केसेस को, और क्या क्या इम्पैक्ट हुए। ठीक है, 86 अमेंडमेंट क्या था, अलाइनिंग बेसिक स्ट्रक्चर एंड एडिंग एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये देखो कितने बेसिक बेसिक अपन इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है। डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडेप्टिविटी, अमेंडमेंट्स एनेबल कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्वॉल्व विद सोशल नीड्स, एडेप्टिव जुडिशियल रिव्यू दी गई है, बेसिक स्ट्रक्चर ना है इसमें बैलेंस करिए गया, डायनामिक मेंटेन इंडिविजुअल राइट्स एंड नेशनल इंटरेस्ट, ये सब है। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बनता है ये बताया गया है कि ये जिंदा है, कोई बन गया और अभी वो हमेशा अमर रहेगा ऐसे नहीं, वो चेंज होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं। अब बेसिक राइट्स को भी, बेसिक राइट्स में बेसिक क्या कहते हैं, मॉरलिटी, हाँ राइट्स को भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये होती है। तो अभी फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिलोसफी सिंपल है यार, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, राइट, रिलीजन है, सिंपल सिंपल अमेंडमेंट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लिबरलिज्म है। तो ये वाला तो आप बुक से ही पढ़ लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद का जो पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर है ये भी आपको बुक से ही करना है क्योंकि उसके सब आइडियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल थ्योरी पूरा बुक से जो नोट्स बनाया अपन ने उसमें से ही कर रहा हूँ। थैंक यू।